रात की खामोशी में मुंबई की सड़कें एक अलग ही कहानी बयां कर रही थीं, जहां बारिश की बूंदें डामर पर गिरकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। आर्यन, जो अपनी 12 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट खत्म करके गोदाम से बाहर निकला था, उसके कंधों पर भारी थकान का बोझ साफ झलक रहा था। उसकी फटी हुई कमीज और कीचड़ से सने जूते उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ईमानदारी थी, जो उसे भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती थी। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार लग्जरी कार अंधेरे को चीरती हुई सड़क के मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गहरी खाई में जा गिरी। आर्यन का दिल दहल उठा और उसने बिना एक पल गंवाए उस दिशा में दौड़ लगा दी जहां से धुएं का गुबार उठ रहा था। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका था और अंदर एक युवती लहूलुहान हालत में फंसी हुई थी। आग की लपटें धीरे धीरे टायर की तरफ बढ़ रही थीं, जिससे खतरा हर पल गहराता जा रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कार के जाम हो चुके दरवाजे को खींचने लगा, जबकि उसके हाथों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंदर फंसी लड़की बेहोश थी और उसका चेहरा कांच के टुकड़ों से छिल गया था, जो उसकी अमीरी और लाचारी के बीच की एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रहा था। अंततः एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुला और आर्यन ने फुर्ती से लड़की को बाहर निकाला और उसे अपने मजबूत हाथों में उठाकर सुरक्षित दूरी पर ले गया। उसी क्षण कार में एक भयानक विस्फोट हुआ और आग लग गई। उसने लड़की को सड़क के किनारे लिटाया और उसकी नब्ज टटोली, जो बहुत धीमी चल रही थी, जिससे आर्यन की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि अस्पताल बहुत दूर था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर कोई भी मदद के लिए मौजूद नहीं था। सिर्फ बारिश और अंधेरे का साम्राज्य फैला हुआ था। अपनी फटी हुई चादर का एक टुकड़ा फाड़कर उसने लड़की के सिर से बहते खून को रोकने की कोशिश की और फिर उसे अपनी पीठ पर लादकर मुख्य सड़क की ओर पैदल ही चलने लगा। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, पर इरादे अटूट थे। काफी मशक्कत के बाद उसे एक ऑटो रिक्शा मिला, जिसने उसे पास के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उस घायल लड़की को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। आर्यन कॉरिडोर में चुपचाप खड़ा रहा और अपनी गंदी हथेली को दीवार पर टिकाकर लंबी सांसें लेने लगा, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नर्स ने उससे लड़की का नाम पूछा, लेकिन वह निरुत्तर था, क्योंकि वह तो उसे जानता भी नहीं था। वह तो बस एक अजनबी की जान बचाने वाला फरिश्ता बनकर आया था। उसने अपना पुराना रुमाल लड़की के पास ही छोड़ दिया था। अस्पताल की ठंडी दीवारों और दवाइयों की तीखी गंध के बीच आर्यन खुद को बहुत अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह यहां ज्यादा देर रुका तो पुलिस की पूछताछ और फॉर्म भरने के चक्कर में उसकी पूरी रात बर्बाद हो जाएगी और उसकी बूढ़ी मां घर पर परेशान होगी। उसने एक आखिरी बार उस लड़की के चेहरे की ओर देखा, जो अब ऑक्सीजन मास्क के नीचे धीरे धीरे सांस ले रही थी, और फिर भारी कदमों से अस्पताल के गेट से बाहर की ओर निकल गया। जैसे ही वह अपनी तंग और अंधेरी बस्ती के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मां विद्या दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी सफेद मोतियाबिंद वाली आंखें शून्य में देख रही थीं। आर्यन ने जल्दी से अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश की और सामान्य आवाज में अपनी मां को पुकारा, ताकि उन्हें किसी भी तरह की चिंता न हो। विद्या ने अपने बेटे के पास आते ही उसकी गंध से पहचान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मां की ममता को आंखों की जरूरत नहीं होती है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। विद्या ने महसूस किया कि आर्यन के हाथ गीले और चिपचिपे थे। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया है या उसे काम पर कोई चोट लगी है। आर्यन ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह बस बारिश में भीग गया है और कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में अभी भी उस जलती हुई कार का दृश्य घूम रहा था। उसने अपनी मां को खाना खिलाया और उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी नींद कहीं खो गई थी,
क्योंकि वह उस लड़की की सुरक्षा के लिए भगवान से दुआ मांग रहा था। कर्म का चक्र शुरू हो गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुंबई के गगनचुंबी इमारतों से टकराई, तब तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि करोड़पति उद्योगपति सिंघानिया की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। आर्यन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने किस रसूखदार इंसान की जान बचाई है। वह तो बस अपनी अगली शिफ्ट की तैयारी में जुटा था। उसके पास ना तो टेलीविजन था और ना ही अखबार। उसकी दुनिया तो बस अपनी मां की सेवा और 2 वक्त की रोटी कमाने तक ही सीमित थी। गरीबी अक्सर इंसान को दुनिया से काट देती है। ईशानी सिंघानिया को जब होश आया तो उसने खुद को एक साधारण सरकारी अस्पताल के वार्ड में पाया, जहां पंखे की आवाज और मरीजों की कराहें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसके पिता हर्षवर्धन सिंघानिया अपनी सुरक्षा टीम और डॉक्टरों की फौज के साथ वहां पहुंच चुके थे और वे अस्पताल के घटिया इंतजामों पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। ईशानी ने अपनी धुंधली यादों को समेटने की कोशिश की और उसे सिर्फ एक धुंधला सा चेहरा याद आया जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना रुमाल था। हर्षवर्धन ने तुरंत अपनी निजी एम्बुलेंस मंगवाई ताकि ईशानी को शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके, जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों पर दबाव डाला कि उस आदमी का पता लगाया जाए जिसने उनकी बेटी को यहां भर्ती कराया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह शायद इनाम का लालची होगा। लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि वह युवक बिना किसी जानकारी या पहचान के गायब हो गया है। सिर्फ एक साधारण सा नाम आर्यन उस रुमाल के कोने पर हाथ से बुना हुआ था। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। ईशानी ने उस रुमाल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। वह महसूस कर सकती थी कि यह किसी अमीर इंसान का नहीं, बल्कि एक मेहनती हाथ का स्पर्श है। उसे याद आया कि कैसे वह जलती हुई कार के पास बेबस थी और उस अनजान शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे गोद में उठाया था। उसके पिता के लिए पैसा ही सब कुछ था, लेकिन ईशानी के लिए वह रुमाल उस इंसान की निस्वार्थ भावना का प्रतीक बन गया था जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। उसने ठान लिया था कि वह उस फरिश्ते को ढूंढकर ही दम लेगी। उधर आर्यन अपने काम पर वापस लौट चुका था, जहां उसका बॉस उसे देर से आने के लिए खरी खोटी सुना रहा था, बिना यह जाने कि उसने रात में क्या किया था। आर्यन ने चुपचाप सब कुछ सुना और अपने काम में जुट गया, क्योंकि उसके लिए आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी थी और वह किसी से सहानुभूति नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी मां को सच बताया तो वे डर जाएंगी, इसलिए उसने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और भारी सामान उठाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसके जीवन का असली आधार थी। सिंघानिया हवेली में एक अलग ही तनाव का माहौल था, जहां हर्षवर्धन अपने जासूसों को आदेश दे रहे थे कि उस आर्यन नाम के लड़के को हर हाल में ढूंढा जाए। वे चाहते थे कि उस एहसान का बोझ जल्द से जल्द उतार दिया जाए, ताकि उनकी शान में कोई कमी न रहे और कोई यह न कह सके कि वे कर्जदार हैं। उनके लिए दुनिया एक बाजार थी जहां हर चीज की कीमत लगाई जा सकती थी, यहां तक कि किसी की जान बचाने का मूल्य भी नोटों के बंडलों में तोला जा सकता था। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रात होते ही आर्यन फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां उसने हादसा देखा था, और अब वहां केवल जले हुए टायर के निशान और बिखरे हुए शीशे पड़े थे। उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन उस लड़की की सलामती की प्रार्थना की, क्योंकि उसके दिल में कोई लालच नहीं था। वह जानता था कि अमीरों की दुनिया और गरीबों की बस्ती के बीच एक बहुत गहरी खाई है जिसे पार करना नामुमकिन है। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला है। विद्या ने रात के खाने के समय आर्यन से फिर पूछा कि वह इतना शांत क्यों है, क्योंकि एक मां अपने बच्चे की खामोशी को भी पढ़ सकती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि काम का दबाव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसकी आवाज में जो कंपन था उसे उसकी मां ने भांप लिया था। उन्होंने उसे पास बिठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा
कि जो दूसरों का भला करता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ रहता है और कर्म कभी बेकार नहीं जाता। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सिर अपनी मां की गोद में रख दिया। अगले कुछ दिनों तक आर्यन की जिंदगी सामान्य रही, लेकिन सिंघानिया साम्राज्य के लोग पूरे शहर में उसकी तलाश कर रहे थे और उसकी पहचान को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने उस ऑटो वाले को ढूंढ निकाला जिसने आर्यन को अस्पताल पहुंचाया था और उससे आर्यन के पते के बारे में जानकारी हासिल की। हर्षवर्धन को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उनकी बेटी की जान बचाने वाला शख्स मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में रहता है। उन्हें लगा कि शायद यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है कि वे एक गरीब के एहसानमंद रहें। ईशानी के घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उसका मन अशांत था। वह बार बार उस रुमाल को देखती और उस इंसान के बारे में सोचती जिसने उसे बचाया था। उसने अपने पिता से जिद की कि वह खुद उस लड़के से मिलना चाहती है और उसे धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद उस लड़के को देख लेंगे और उसे इतना पैसा दे देंगे कि उसकी 7 पुश्तें चैन से बैठकर खाएंगी। ईशानी को अपने पिता की यह संवेदनहीनता बहुत बुरी लगी और उसने अपना विरोध दर्ज कराया। जब हर्षवर्धन की लग्जरी कारों का काफिला आर्यन की बस्ती में पहुंचा, तो वहां के लोग दंग रह गए, क्योंकि ऐसी गाड़ियां उन्होंने पहले कभी इतनी करीब से नहीं देखी थी। आर्यन उस समय अपनी मां को दवा खिला रहा था जब अचानक उसके दरवाजे पर एक सूट बूट पहने हुए आदमी ने दस्तक दी और उसका नाम पूछा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और क्यों उसके छोटे से घर में आए हैं। लेकिन जब उसने पीछे खड़ी गाड़ियों को देखा तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। हर्षवर्धन अपनी कार से नीचे उतरे और अपने चारों ओर की गंदगी को नफरत भरी नजरों से देखा, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उन्होंने आर्यन के सामने खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी जेब से एक चेकबुक निकालते हुए कहा कि वे उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आर्यन से कहा कि वह जो भी रकम चाहे इस चेक पर भर सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का उधार नहीं रखा है। आर्यन की आंखों में स्वाभिमान की आग जलने लगी और उसने चेक को लेने से मना कर दिया। आर्यन ने बहुत ही विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि उसने किसी इनाम के लिए उनकी बेटी की जान नहीं बचाई थी, बल्कि एक इंसान होने के नाते अपना फर्ज निभाया था। उसने कहा कि जान की कोई कीमत नहीं होती और पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, खासकर वह भावना जो निस्वार्थ भाव से निकलती है। हर्षवर्धन को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह से जवाब दिया था और वे अपमानित महसूस करने लगे। उनके लिए यह बात हजम करना मुश्किल था कि एक गरीब इंसान उनके धन को ठुकरा रहा है। विद्या ने अंदर से आवाज दी और पूछा कि बाहर कौन है। आर्यन ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन हर्षवर्धन ने जबरदस्ती घर के अंदर कदम रख दिया। उन्होंने देखा कि घर में सुख सुविधा का कोई साधन नहीं है, फिर भी वहां एक अजीब सी शांति और गरिमा व्याप्त है जो उनके आलीशान बंगले में भी नहीं थी। उन्होंने फिर से आर्यन को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी और अपनी मां की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आर्यन का रुख नहीं बदला। उसने साफ कह दिया कि उसका स्वाभिमान बिकाऊ नहीं है और वे वहां से चले जाएं। ईशानी अब अपने निजी और आलीशान अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी, जहां की खिड़की से पूरी मुंबई की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन छाया हुआ था। नर्सिंग और डॉक्टर उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत का बहुत बारीकी से ख्याल रख रहे थे, फिर भी उसे उस पुराने रुमाल की खुरदुरी बनावट में एक सुकून महसूस हो रहा था जो उसके पास रह गया था। जब उसके पिता ने उसे बताया कि उस लड़के ने पैसे लेने से मना कर दिया, तो ईशानी को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उसने आज तक अपनी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था। हर्षवर्धन सिंघानिया अपने आलीशान दफ्तर की बालकनी में खड़े होकर जलती हुई सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे और उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उस मामूली लड़के ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है,
क्योंकि उनकी नजर में हर इंसान की एक कीमत होती है और उस लड़के ने खुद को अनमोल साबित कर दिया था। उनके लिए यह हार स्वीकार करना नामुमकिन था, क्योंकि वे मानते थे कि सत्ता और पैसा किसी भी स्वाभिमान को कुचलने के लिए काफी होते हैं। उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर आर्यन की पूरी कुंडली निकालने का सख्त आदेश दिया। आर्यन की छोटी सी झोपड़ी में अब शांति लौट आई थी, लेकिन उसकी मां विद्या का मन अभी भी अशांत था, क्योंकि वे जानती थी कि अमीरों की नाराजगी बहुत महंगी पड़ती है। उन्होंने आर्यन को पास बिठाया और उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि बेटा, तुमने जो किया वह सही था, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि बड़े लोग अपनी हार जल्दी नहीं भूलते। आर्यन ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और वे बस अपने कर्मों पर विश्वास रखें। वह जानता था कि गरीबी में भी एक ताकत होती है जो ईमानदारी से पैदा होती है। अगली सुबह ईशानी ने फैसला किया कि वह खुद उस जगह जाएगी जहां वह लड़का रहता है, क्योंकि वह उस इंसान की आंखों में छिपी सच्चाई को करीब से देखना चाहती थी। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही है और अपने वफादार ड्राइवर को लेकर उस तंग बस्ती की ओर निकल पड़ी, जहां की गलियां बहुत संकरी और बदबूदार थीं। जैसे ही उसकी महंगी कार उस इलाके में पहुंची, लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी चमकती हुई गाड़ी अपने पास नहीं देखी थी। ईशानी जब आर्यन के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वह अपनी मां को हाथ से खाना खिला रहा था और वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। उस छोटे से कमरे में बिजली नहीं थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया था, जिसे देखकर ईशानी के कदम वहीं ठिठक गए। उसे अचानक अपनी दौलत और ऐशो आराम बहुत छोटे लगने लगे, क्योंकि उसने कभी अपने पिता के साथ बैठकर इस तरह से खाना नहीं खाया था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और आर्यन का नाम पुकारा। आर्यन ने जब ईशानी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वह उसका स्वागत कैसे करे। उसने जल्दी से एक पुरानी चटाई बिछाई और उसे बैठने के लिए कहा, जबकि विद्या ने अपनी धुंधली आंखों से उस दिशा में देखा जहां से एक महंगी खुशबू आ रही थी। ईशानी ने बहुत ही विनम्रता से अपनी पहचान बताई और कहा कि वह यहां अपने पिता के व्यवहार के लिए माफी मांगने आई है, क्योंकि वे भावनाओं को पैसे से तोलने के आदी हो चुके हैं। विद्या ने मुस्कुराते हुए ईशानी का स्वागत किया और आर्यन से कहा कि वह मेहमान के लिए पानी लेकर आए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए और कुछ कीमती नहीं है। ईशानी को उस साधारण से स्टील के गिलास में दिए गए पानी का स्वाद किसी भी महंगे जूस से बेहतर लगा, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं बल्कि अपनापन था। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग दिल के कितने अमीर हैं, जबकि उसकी दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता है। उसने आर्यन से उसकी नौकरी और पढ़ाई के बारे में पूछा। आर्यन ने बताया कि वह एक मामूली गोदाम में काम करता है और अपनी मां की दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन वह किसी के दान पर जिंदा नहीं रहना चाहता। ईशानी ने उसकी बातों में जो दृढ़ता देखी, उसने उसके दिल को छू लिया और उसे एहसास हुआ कि असली साहस क्या होता है। उसने आर्यन से वादा किया कि वह उसकी किसी भी तरह से मदद करना चाहती है, लेकिन आर्यन ने फिर से हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा कि अगर उसे जरूरत होगी तो वह खुद मांग लेगा। जब ईशानी वापस अपने घर पहुंची तो हर्षवर्धन उसके इंतजार में सोफे पर बैठे थे और उनकी आंखों में शक की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने ईशानी से पूछा कि वह उस लड़के के पास क्यों गई थी और क्या वह अपनी खानदानी गरिमा भूल गई है जो एक गरीब के दर पर सिर झुका रही है। ईशानी ने निडर होकर जवाब दिया कि उसने आज पहली बार एक सच्चे इंसान को देखा है जिसके पास पैसे नहीं हैं, पर स्वाभिमान पहाड़ जैसा है। यह सुनकर हर्षवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर्षवर्धन ने तुरंत आर्यन के गोदाम के मालिक को फोन किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने आर्यन को नौकरी से नहीं निकाला तो वे उसका कारोबार बंद करवा देंगे। मालिक डर गया और उसने अगले ही दिन आर्यन को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया
और उसका पिछला बकाया भी देने से इनकार कर दिया। आर्यन को समझ आ गया कि यह सब उस अमीर आदमी की चाल है जो उसे घुटनों पर लाना चाहता है। लेकिन उसने अपना सिर नहीं झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। नौकरी जाने के बाद आर्यन की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि उसकी मां की दवाइयां खत्म होने वाली थीं और घर में राशन के नाम पर सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे थे। वह पूरे दिन शहर की सड़कों पर काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन जहां भी वह जाता उसे पता चलता कि किसी ने पहले ही उसके खिलाफ जाल बिछा रखा है। हर्षवर्धन ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि आर्यन को पूरे शहर में कोई भी काम न मिले, ताकि वह मजबूर होकर उनके पास मदद के लिए भीख मांगे। ईशानी को जब इस बात का पता चला कि उसके पिता ने आर्यन की नौकरी छीन ली है, तो वह उनके चैम्बर में गई और बहुत जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसे उनकी इस हरकत पर शर्म आ रही थी। उसने कहा कि वे एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी ईगो को संतुष्ट नहीं किया। लेकिन हर्षवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा कि दुनिया ऐसे ही चलती है। उन्होंने ईशानी को कमरे में बंद रहने का आदेश दिया और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया, ताकि वह आर्यन से संपर्क न कर सके। आर्यन ने जब देखा कि उसकी मां की तबीयत बिगड़ रही है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, तो वह बहुत परेशान हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना पुराना साइकिल निकाला और अपनी मां को पीछे बिठाकर सरकारी अस्पताल की ओर चल दिया, जहां लंबी कतारें लगी हुई थीं। उसे कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके मन में सिंघानिया परिवार के प्रति कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ अपनी मां की फिक्र सता रही थी, जो दर्द से कराह रही थी। इसी बीच सिंघानिया ग्रुप की एक बड़ी डील में रुकावट आ गई, क्योंकि उनके विदेशी पार्टनर ने कुछ नैतिक सवाल उठा दिए थे, जिससे हर्षवर्धन की साख खतरे में पड़ गई। वे इस परेशानी को हल करने के लिए जी जान लगा रहे थे, लेकिन नियति अपना खेल खेल रही थी और उनके किए गए पापों का घड़ा भरने लगा था। उन्हें लग रहा था कि वे भगवान हैं, लेकिन वे यह भूल गए थे कि कर्म का फल हर किसी को इसी जीवन में भोगना पड़ता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। ईशानी ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हुए आंसू बहाए और भगवान से प्रार्थना की कि आर्यन और उसकी मां ठीक रहें, क्योंकि उसे अपनी बेबसी पर बहुत दुख हो रहा था। उसने रात के अंधेरे में अपनी खिड़की से कूदने का साहस किया और एक टैक्सी लेकर सीधे आर्यन की बस्ती की ओर भागी, जहां उसे पता चला कि वे अस्पताल में हैं। वह पागलों की तरह अस्पताल के गलियारों में उसे ढूंढने लगी और अंततः उसने आर्यन को एक बेंच पर सिर झुकाए बैठे देखा। आर्यन ने जब ईशानी को अचानक अपने सामने देखा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह इतनी बड़ी जोखिम उठाकर यहां तक आई है। उसने उसे वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चला तो वे और भी बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह अब उनके साथ नहीं है। उसने अपनी सोने की चूड़ियां निकालकर आर्यन को दी और कहा कि इन्हें बेचकर वह अपनी मां का इलाज करवाए, क्योंकि ये उसके काम आएंगी। आर्यन ने उन चूड़ियों को लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपनी मां का इलाज अपनी मेहनत की कमाई से ही कराएगा, चाहे उसे अपना खून ही क्यों न बेचना पड़े। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि वह कितनी गलत थी जो उसे कमजोर समझ रही थी, जबकि वह तो फौलाद का बना हुआ था। उसने पहली बार समझा कि प्यार और सम्मान क्या होता है, जो किसी भी गहने या दौलत से बढ़कर होता है, और उसे आर्यन के प्रति एक अलग ही खिंचाव महसूस हुआ। अस्पताल के बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जो शायद उनके संघर्ष की नई गवाह बन रही थी, और दोनों एक दूसरे के पास चुपचाप खड़े रहे। आर्यन ने ईशानी को समझाया कि उसे घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसके पिता बहुत शक्तिशाली हैं और वे किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईशानी ने कहा कि वह अब डरने वाली नहीं है और वह आर्यन के हक की लड़ाई लड़ेगी, चाहे उसे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। यहां से उनकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। हर्षवर्धन को जब पता चला कि ईशानी घर से भाग गई है, तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में फैला दिया और आर्यन को खत्म करने की योजना बनाने लगे। उनके मन में
अब केवल प्रतिशोध की भावना बची थी और वे भूल गए थे कि वे अपनी ही बेटी की खुशियों को आग लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस में आर्यन के खिलाफ अपहरण का झूठा मामला दर्ज करवा दिया ताकि उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेजा जा सके और उनका रास्ता साफ हो जाए। रात के तीसरे पहर में जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे घसीटते हुए ले जाया गया, जबकि विद्या बेबस होकर चिल्लाती रही। ईशानी ने पुलिस को रोकने की बहुत कोशिश की और सच बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी क्योंकि आदेश ऊपर से आए थे। आर्यन की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और सत्य की जीत एक दिन जरूर होगी। जेल की उन संकरी और बदबूदार सलाखों के पीछे आर्यन चुपचाप बैठा था, जहां दीवारें उसकी बेगुनाही का मजाक उड़ा रही थीं। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने जो भी किया वह मानवता के नाते किया था। लेकिन उसे अपनी अंधी मां की चिंता सता रही थी, जो अब अकेली और बेसहारा थी। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में कानून केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों के इशारों पर नाचता है, जहां सच को दबाना और झूठ को बेचना बहुत आसान होता है। फिर भी उसका विश्वास अटल था कि ईश्वर न्याय जरूर करेगा। दूसरी ओर हर्षवर्धन सिंघानिया अपने आलीशान घर के बगीचे में बैठे हुए विजयी मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने उस गरीब लड़के को उसकी सही जगह दिखा दी है। उनके लिए आर्यन जैसे लोग केवल मामूली मोहरे थे, जिन्हें जब चाहे अपनी सत्ता और प्रभाव से कुचला जा सकता था। और उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि उसे इतनी प्रताड़ना दी जाए कि वह दोबारा कभी उनके सामने न आए। उनकी आंखों में दया का कोई नामोनिशान नहीं था, क्योंकि वे अपने अहंकार के नशे में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ईशानी अपने कमरे में कैद थी, लेकिन उसका मन और आत्मा उस अंधेरी कोठरी में आर्यन के साथ थे, जहां उसे अन्याय की सजा दी जा रही थी। उसने अपने पिता से बार बार मिन्नतें की कि वे अपना झूठा केस वापस ले लें, लेकिन हर्षवर्धन ने एक न सुनी और उसे धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं रही तो वे आर्यन का जीवन पूरी तरह तबाह कर देंगे। ईशानी को अब अपने पिता से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने गिर सकते हैं और किसी निर्दोष को फंसा सकते हैं। बस्ती में विद्या की हालत बहुत खराब थी। वे बिना खाए पिए अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थीं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग सिंघानिया परिवार के डर से उनसे दूरी बनाए हुए थे, ताकि वे किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। गरीबी का सबसे कड़वा सच यही है कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं और इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। रात के अंधेरे में ईशानी ने एक बड़ा फैसला लिया और वह अपनी खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे पता था कि केवल वही आर्यन को बचा सकती है। उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर बयान दिया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से वहां गई थी और आर्यन ने तो उसकी जान बचाई थी। पुलिस अधिकारी घबरा गए, क्योंकि उन्हें ऊपर से दबाव था, लेकिन ईशानी ने मीडिया को बुलाने की धमकी दी, जिससे वे डर गए और उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ा। अगली सुबह आर्यन को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे अपमानित करके जेल से बाहर निकाला गया, जैसे उसने वास्तव में कोई बड़ा अपराध किया हो, जिससे उसका दिल बुरी तरह टूट गया। जब वह अपनी बस्ती पहुंचा तो उसने देखा कि ईशानी उसकी मां के पास बैठी उन्हें खाना खिला रही है और उनकी सेवा कर रही है, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों की वारिस एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर उसकी अंधी मां के घावों पर मरहम लगा सकती है। आर्यन और ईशानी की नजरें जब मिलीं, तो बिना कुछ कहे ही हजारों बातें हो गईं, जिनमें दर्द, कृतज्ञता और एक अनजाना सा प्रेम छुपा हुआ था, जो अब धीरे धीरे पनपने लगा था। आर्यन ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक भारीपन था, क्योंकि वह जानता था कि इस उपकार की कीमत उसे अपनी गरिमा से चुकानी पड़ रही है। ईशानी ने उसका हाथ थाम लिया
और कहा कि वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। विद्या ने ईशानी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, तुमने आज जो साहस दिखाया है वह किसी महान इंसान की पहचान है और ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। ईशानी की आंखों में पहली बार सच्चे सुख के आंसू आए, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो शांति उसे इस टूटी हुई छत के नीचे मिल रही है वह उसे अपने महलों में कभी नहीं मिली थी। वह भूल गई थी कि वह एक अरबपति की बेटी है। उसे तो बस एक अपनापन महसूस हो रहा था। जब हर्षवर्धन को पता चला कि ईशानी ने पुलिस स्टेशन जाकर बयान बदल दिया है तो उनका क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने घर के कीमती सामानों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी ही संतान उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, जो उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। उन्होंने तुरंत अपने व्यापारिक सहयोगी के बेटे राहुल के साथ ईशानी की सगाई तय करने का फैसला किया, ताकि उसे आर्यन से दूर रखा जा सके और पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाया जा सके। राहुल एक घमंडी और बिगड़ैल युवक था जो केवल पैसे और विलासिता में विश्वास करता था, और वह ईशानी को केवल एक संपत्ति की तरह हासिल करना चाहता था ताकि वह सिंघानिया साम्राज्य पर कब्जा कर सके। हर्षवर्धन ने घोषणा कर दी कि 1 हफ्ते के भीतर सगाई होगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी शुरू कर दी गई। ईशानी को फिर से घर में नजरबंद कर दिया गया और उस पर सख्त पहरा बिठा दिया गया ताकि वह दोबारा बाहर न जा सके। आर्यन को जब इस सगाई की खबर मिली तो उसे एक गहरा धक्का लगा। हालांकि वह जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि उनका मिलन लगभग नामुमकिन था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ईशानी के लिए यही बेहतर है कि वह अपनी दुनिया में लौट जाए, क्योंकि उसके साथ रहकर उसे केवल संघर्ष और गरीबी ही मिलेगी। लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह अब ईशानी की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार था। बस्ती में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि आर्यन और उस अमीर लड़की के बीच कुछ चल रहा है, जिससे लोग तरह तरह की बातें करने लगे और आर्यन के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। आर्यन ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मां की देखभाल में जुट गया। लेकिन उसके मन में एक तूफान मचा हुआ था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना और दुनिया से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। ईशानी ने घर के अंदर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी और कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया, जिससे उसकी सेहत बिगड़ने लगी और वह बहुत कमजोर हो गई। उसकी मां, जो हमेशा अपने पति के साये में दबी रहती थी, ने पहली बार ईशानी का साथ देने की कोशिश की और हर्षवर्धन से कहा कि वे अपनी बेटी की खुशियों का गला न घोंटें। लेकिन हर्षवर्धन ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया और कहा कि वे केवल खानदान की भलाई के लिए यह सब कर रहे हैं। एक शाम राहुल आर्यन की बस्ती में अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आया और उसने आर्यन को खुलेआम चुनौती दी कि वह ईशानी के बारे में सोचना भी छोड़ दे, वरना उसे मार दिया जाएगा। उसने आर्यन को नोटों की गड्डियां दिखाईं और कहा कि एक गरीब की यही औकात होती है कि वह पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच दे, जिससे आर्यन का गुस्सा भड़क गया। आर्यन ने उन पैसों को ठुकराते हुए कहा कि तुम जैसे लोग केवल शरीर खरीद सकते हैं, लेकिन किसी की आत्मा और प्यार कभी नहीं। राहुल ने गुस्से में आकर आर्यन पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा यहां कदम न रखे, वरना उसे अपनी ताकत का एहसास करा देगा। बस्ती के लोग भी आर्यन के समर्थन में खड़े हो गए, जिससे राहुल को वहां से अपमानित होकर भागना पड़ा। इस घटना ने आर्यन के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि वह अकेला नहीं है और सत्य की शक्ति हमेशा अहंकार पर भारी पड़ती है। ईशानी को जब राहुल की इस बदतमीजी के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में राहुल से शादी नहीं करेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने अपनी मां से मदद मांगी कि वह उसे एक बार आर्यन से मिलने दे, ताकि वह उसे आखिरी बार देख सके, क्योंकि उसे अपनी तकदीर का कोई भरोसा नहीं था।
उसकी मां का दिल पसीज गया और उसने रात में चुपके से ईशानी को घर से बाहर निकलने में मदद की। ईशानी और आर्यन एक पुराने मंदिर के पीछे मिले, जहां चांदनी रात में दोनों की परछाइयां एक दूसरे में सिमटी हुई थीं और वातावरण में एक अजीब सी उदासी और प्रेम का मिश्रण था। ईशानी ने आर्यन से कहा कि चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां हमें कोई न ढूंढ सके। लेकिन आर्यन ने मना कर दिया और कहा कि भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसने कहा कि हमें समाज और परिस्थितियों का सामना करना होगा, क्योंकि कायरता से कभी सुख नहीं मिलता। आर्यन ने ईशानी को समझाया कि उसे अपने पिता का दिल जीतना होगा और उन्हें यह दिखाना होगा कि ईमानदारी की कीमत धन से कहीं ज्यादा होती है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। उसने वादा किया कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगा और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। उन दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और तय किया कि वे अपने प्यार की पवित्रता को कभी आंच नहीं आने देंगे, चाहे अग्नि परीक्षा देनी पड़े। जब ईशानी वापस घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता मुख्य द्वार पर ही खड़े थे और उनकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह गुस्सा उबल रहा था, क्योंकि उन्हें उसकी अनुपस्थिति का पता चल गया था। उन्होंने ईशानी को थप्पड़ मारा और कहा कि उसने आज उनके नाम पर कालिख पोत दी है और अब वे उसके साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। उन्होंने शादी की तारीख और भी करीब ला दी और उसे एक कालकोठरी जैसे कमरे में शिफ्ट कर दिया। इस तनावपूर्ण माहौल में आर्यन ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और उसने ठान लिया कि वह अपनी पहचान खुद बनाएगा, ताकि कोई उसे केवल एक गरीब मजदूर कहकर न पुकारे। उसने अपने पुराने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने की योजना बनाई, जिसमें उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उसे पता था कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन उसके पास ईशानी की यादें और मां का आशीर्वाद था जो उसे हारने नहीं दे रहा था। सगाई का दिन नजदीक आ रहा था और पूरा सिंघानिया निवास रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अंदर का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, जहां एक लड़की की आत्मा तड़प रही थी। मेहमान आने लगे थे और संगीत की धुनें चारों ओर गूंज रही थीं, पर ईशानी की आंखों में केवल शून्य था, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। वह बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब शायद कोई करिश्मा हो और वह इस कैद से आजाद हो जाए। आर्यन भी उस समारोह के बाहर खड़ा था, जहां सुरक्षाकर्मी उसे अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वहीं डटा रहा ताकि वह ईशानी को एक बार देख सके। उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था जो उसने अपनी पहली कमाई से ईशानी के लिए खरीदा था, जो शायद उन करोड़ों के गहनों के सामने कुछ भी नहीं था, पर उसमें उसका दिल धड़क रहा था। यहीं से कहानी एक नए और भयावह मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। सगाई की रात की चकाचौंध अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि आर्यन के जीवन पर दुखों का एक नया और भयानक पहाड़ टूट पड़ा। बस्ती के उस छोटे से कमरे में, जहां उसने अपनी मां के साथ अपने जीवन के कई कठिन वर्ष बिताए थे, अचानक कुछ पुलिस वाले और स्थानीय गुंडे आ धमके। उन्होंने बिना किसी कानूनी नोटिस के आर्यन का सारा सामान सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि जमीन के मालिक ने रातों रात उस पूरी जमीन को सिंघानिया ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी को बेच दिया था। आर्यन ने जब इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसे लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। उसकी अंधी मां विद्या कामते हाथों से अपनी फटी हुई पुरानी चादर को समेटने की कोशिश कर रही थी, जबकि उनके चेहरे पर बहने वाले आंसू उनकी बेबसी की दास्तां सुना रहे थे। आर्यन ने अपने शरीर के जख्मों के दर्द को पूरी तरह से भुलाकर अपनी मां को सहारा दिया और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उस उजाड़ बस्ती से बाहर निकल पड़ा। आसमान से गिरती बारिश उनके डोद की आंसुओं के साथ मिलकर बह रही थी, जैसे कुदरत भी उनकी इस भयानक बेबसी पर चुपचाप रो रही हो। अब उनके पास न तो कोई छत थी और न ही खाने का कोई ठिकाना बचा था। सड़क के किनारे एक पुराने और टूटे हुए मंदिर के बरामदे में आर्यन ने अपनी मां को बिठाया और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि उसका अपना दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने महसूस किया कि हर्षवर्धन सिंघानिया की दुश्मनी अब उसके अस्तित्व को ही मिटाने पर तुली हुई है
और वे उसे घुटनों पर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रात के अंधेरे में भूखे पेट लेटे हुए आर्यन ने आसमान की ओर देखा और भगवान से पूछा कि क्या गरीबी ही इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। उसने तय किया कि वह अब और नहीं डरेगा। दूसरी ओर सिंघानिया हवेली में एक अलग ही तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था, जो आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। हर्षवर्धन अपने दफ्तर में बैठकर किसी गुप्त फाइल को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर इस बार विजयी मुस्कान की जगह चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। उनकी कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़े घोटाले की खबर मीडिया में लीक हो गई थी, जिससे उनके शेयर बाजार में बुरी तरह गिरने लगे थे। उन्हें डर था कि यदि सच्चाई सामने आ गई तो उनका वर्षों से खड़ा किया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ईशानी, जो अभी भी अपने कमरे में नजरबंद थी, ने अपने कमरे के कोने में पड़े एक पुराने रेडियो पर समाचार सुना कि सिंघानिया स्टील ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में घटिया माल का इस्तेमाल किया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जिन्हें वह अपनी आदर्श मानती थी, इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। उसने महसूस किया कि शायद यही कारण है कि वे आर्यन जैसे ईमानदार लड़के से इतना डरते थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके घर की आलीशान दीवारें और रेशमी पर्दे वास्तव में बेगुनाहों के खून और पसीने से रंगे हुए हैं। आधी रात के करीब जब पूरा घर सो रहा था, ईशानी ने अपने पिता के अध्ययन कक्ष का ताला तोड़ने का साहस किया, ताकि वह उन दस्तावेजों को ढूंढ सके जो उसके पिता के असली चेहरे को उजागर कर सके। उसे वहां एक पुरानी तिजोरी मिली, जिसके अंदर कुछ ऐसे कागजात थे जो न केवल हालिया घोटाले से संबंधित थे, बल्कि उसमें कुछ ऐसी पुरानी फाइलें भी थीं जिनमें आर्यन के पिता का नाम लिखा था। जैसे ही उसने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी। उधर मंदिर के बरामदे में विद्या को तेज बुखार हो गया था और आर्यन बेबस होकर उनके पास बैठा, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। उसके पास दवा खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि सिंघानिया के लोगों ने उसके बटुए को भी छीन लिया था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह सब कुछ खो चुका होता है और फिर भी अपने स्वाभिमान को बचाए रखता है। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही दांव पर लगानी पड़े। अगली सुबह होते ही सिंघानिया हवेली के बाहर प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस की गाड़ियों का तांता लग गया, क्योंकि मीडिया ने उस घोटाले को पूरे देश में उजागर कर दिया था। हर्षवर्धन, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, अब चारों ओर से घिर चुके थे और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था और उनकी दशकों की साख एक ही पल में धूल में मिल गई थी। ईशानी चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर अपने पिता के पतन को देख रही थी, जिसमें उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। हर्षवर्धन ने घबराहट में अपने वकील को फोन किया और उसे निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह मुख्य गवाह को पैसे देकर चुप करवा दें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईशानी ने उनके पास जाकर वह पुरानी फाइल दिखाई जिसे उसने रात को ढूंढा था और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वाकई आर्यन के परिवार के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की थी। हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की आंखों में वो नफरत देखी जो उन्हें मौत से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय ईशानी को ही डांटना शुरू कर दिया और उसे चुप रहने को कहा। ईशानी ने फैसला किया कि वह अब और खामोश नहीं रहेगी और वह उस सच को पूरी दुनिया के सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार की बलि क्यों न देनी पड़े। उसने चुपके से घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और सीधे उस मंदिर की ओर भागी जहां आर्यन और उसकी मां शरण लिए हुए थे। जब उसने आर्यन को उस दयनीय स्थिति में देखा तो उसका दिल पसीज गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने आर्यन से अपनी और अपने पिता की ओर से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे सब सच बताया। आर्यन ने जब सुना कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन सिंघानिया ही थे, तो उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी फूट पड़ा।
उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने अकेले उसे पालने के लिए संघर्ष किया था, जबकि उनके हक का सारा पैसा सिंघानिया ने छीन लिया था। उसके हाथों की मुट्ठियां भिंच गईं और उसकी आंखों में बदले की आग साफ देखी जा सकती थी। लेकिन तभी उसकी मां विद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि वे हिंसा में विश्वास नहीं करती थी। विद्या ने कहा कि बेटा, कर्म का फल ईश्वर खुद देता है, और आज देख लो कि वह अमीर आदमी अपनी ही दौलत के बोझ तले दब रहा है। उन्होंने आर्यन को समझाया कि नफरत केवल नफरत को जन्म देती है और हमें इस चक्र को तोड़ना होगा, तभी हमें असली शांति मिल पाएगी। आर्यन को अपनी मां की बातों में एक गहरी सच्चाई महसूस हुई। हालांकि उसका घाव बहुत गहरा था। उसने ईशानी से कहा कि वह अब केवल न्याय चाहता है, प्रतिशोध नहीं, और वह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच राहुल, जिसे हर्षवर्धन ने ईशानी के साथ शादी के लिए चुना था, ने सिंघानिया परिवार का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वह डूबती हुई कश्ती में सवार नहीं होना चाहता था। उसने हर्षवर्धन के खिलाफ ही कुछ महत्वपूर्ण सबूत पुलिस को सौंप दिए ताकि वह खुद को बचा सके, जिससे हर्षवर्धन की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। सिंघानिया साम्राज्य अब पूरी तरह से बिखर चुका था और उनके अपने लोग ही उनके दुश्मन बन गए थे। यह कुदरत का न्याय था, जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर रहा था और सबको दंड दे रहा था। हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तो बाहर भीड़ उन्हें गालियां दे रही थी और पत्थर फेंक रही थी। उन्होंने उस भीड़ में एक पल के लिए आर्यन को देखा, जो अपनी मां का हाथ पकड़कर दूर खड़ा था, और उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं बल्कि एक गहरी दया थी। उस पल हर्षवर्धन को एहसास हुआ कि असली जीत पैसे की नहीं, बल्कि चरित्र और नैतिकता की होती है। उनके अहंकार का महल अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था और वे पूरी तरह अकेले थे। सिंघानिया हवेली को बैंक ने सील कर दिया और ईशानी को भी सड़क पर आना पड़ा, क्योंकि सारी संपत्ति अवैध तरीके से कमाई गई थी और उसे जब्त कर लिया गया था। लेकिन ईशानी को इसका कोई दुख नहीं था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वह अपने साथ केवल वही पुरानी फाइल लाई थी जो आर्यन के हक को साबित करती थी। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए तैयार थी, जहां केवल सच की जगह थी। आर्यन ने ईशानी का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ उसी मंदिर के बरामदे में रहने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई विलासिता नहीं थी, पर सच्चा प्यार था। ईशानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया, और उस रात उन्होंने भूखे रहकर भी एक ऐसी खुशी महसूस की जो करोड़ों रुपये खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती थी। विद्या ने फेलमिन नी के लिए दिखने को मी अब जब ओनहास पता चलाने के लिए दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां केवल ईमानदारी और प्रेम का साम्राज्य होगा। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आर्यन को एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिल गया और उसने अपनी मेहनत से धीरे धीरे सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया। ईशानी ने भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वे दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बनाने लगे, जहां किसी का डर नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे नेक हों तो ईश्वर हमेशा रास्ता दिखाता है। उनकी कहानी अब पूरे शहर में एक मिसाल बन गई थी जो सबको प्रेरित कर रही थी। हालांकि नियति के पास अभी भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बची थी, क्योंकि सिंघानिया के कुछ वफादार गुंडे अभी भी सक्रिय थे और वे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने आर्यन पर हमला करने की योजना बनाई ताकि वे ईशानी को वापस ले जा सकें और फिर से अपना प्रभाव कायम कर सकें। एक शाम जब आर्यन काम से वापस लौट रहा था, कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया, पर वह अकेला था और हमलावर कई थे। उस हमले में आर्यन को काफी चोटें आईं और वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
जबकि हमलावर उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग निकले। जब ईशानी को इस बात का पता चला तो वह पागलों की तरह उसे ढूंढने निकली और उसे अस्पताल ले गई, जहां उसकी हालत बहुत नाजुक बताई गई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसके आर्यन को उससे न छीने, क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। यह उसके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जहां उसे मौत से लड़ना था और जीतना था। अस्पताल के उसी गलियारे में जहां आर्यन ने कभी ईशानी की जान बचाई थी, आज ईशानी उसकी जान बचाने के लिए मिन्नतें कर रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए ढाल बनने का नाम है। वह पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठी रही और उसका हाथ थामे रही, जैसे वह अपनी ऊर्जा उसके शरीर में संचारित करना चाहती हो। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर वह होश में नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। विद्या ने मंदिर में जाकर अखंड ज्योति जलाई और अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि सत्य कभी हार नहीं सकता। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, आर्यन ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और ईशानी का नाम पुकारा। यह देखकर ईशानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने महसूस किया कि चमत्कार वाकई होते हैं। अस्पताल के सफेद कमरे में दवाइयों की गंध के बीच आर्यन की चेतना धीरे धीरे वापस लौट रही थी, जबकि खिड़की के बाहर सूरज की किरणें नई उम्मीद लेकर आ रही थीं। ईशानी ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की थी और उसकी थकी हुई आंखों में अब राहत के आंसू थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर घोषित कर दिया था। आर्यन ने जैसे ही ईशानी का हाथ पकड़ा, उन दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब मौत की परछाई से भी कहीं अधिक गहरा और अटूट हो चुका है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और विद्या अंदर आई। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो उनके अंधेपन के बावजूद सान महसूस की जा सकती थी। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी आवाज में एक अनजाना डर और भारीपन था जो किसी पुराने राज की गवाही दे रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी मां कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो वर्षों से उनके सीने में दफन था और आज वह बाहर निकलने के लिए पूरी तरह बेकरार है। विद्या ने एक लंबी सांस ली और अपनी कांपती आवाज में पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे आर्यन के पिता राजेश कभी इस शहर के एक सम्मानित व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने और हर्षवर्धन सिंघानिया ने मिलकर एक बड़े स्टील प्लांट की नींव रखी थी और उन दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे व्यापारिक जगत में दी जाती थी। लेकिन सफलता के लालच ने हर्षवर्धन के मन में जहर घोल दिया और उन्होंने राजेश के विश्वास के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर्षवर्धन ने चुपके से जाली दस्तावेज तैयार करवाए और राजेश के सारे शेयरों को हड़प लिया, जिससे आर्यन के पिता रातों रात सड़क पर आ गए और उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जब राजेश को इस धोखे का पता चला तो वे पूरी तरह टूट गए, क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धन को अपने भाई से भी बढ़कर माना था और कभी उन पर शक नहीं किया था। समाज के ताने और अपमान को सहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था और इसी मानसिक तनाव के कारण उन्होंने हार मान ली और अपनी जान दे दी। राजेश की मृत्यु के बाद विद्या ने अपने छोटे से बेटे आर्यन के साथ दर दर की ठोकरें खाईं, जबकि हर्षवर्धन सिंघानिया उनके हक की दौलत पर अपने आलीशान महल की इमारतें खड़ी कर रहे थे। विद्या ने अपनी आंखों की रोशनी उस रात खो दी थी जब वे अपने पति के शव के पास बिलख बिलख कर रो रही थीं और भगवान से न्याय की भीख मांग रही थीं। उन्होंने आर्यन को कभी सच नहीं बताया, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा नफरत और बदले की आग में जलकर अपना भविष्य खुद ही बर्बाद कर ले। यह सब सुनकर आर्यन के शरीर में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और उसकी मुट्ठियां इस कदर भिंज गईं कि उसकी पट्टियों से फिर से खून रिसने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है, उसका पिता ही उसके परिवार की बर्बादी
और उसके पिता की मौत का असली गुनहगार है। उसके मन में अब केवल एक ही विचार चल रहा था कि वह कैसे उस जालिम इंसान को उसके किए की सजा दिलाए और अपने पिता के साथ हुए अन्याय का पूरा बदला ले। ईशानी यह सब सुनकर अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक गई हो और उसका दम घुट रहा हो। वह अपने पिता के कर्मों के बोझ तले इस कदर दब गई थी कि वह आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पा रही थी और उसके आंसू बेकाबू होकर गिर रहे थे। उसे अब समझ आया कि क्यों उसके पिता आर्यन से इतनी नफरत करते थे, क्योंकि आर्यन का चेहरा उन्हें उनके किए गए पुराने पापों की याद दिलाता था। विद्या ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता और आज हर्षवर्धन जिस हाल में है वह उनके पुराने पापों का ही नतीजा है। उन्होंने आर्यन को समझाया कि अगर वह भी नफरत का रास्ता अपनाएगा तो उसके और हर्षवर्धन के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मैली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय और प्रतिशोध में बहुत बड़ा अंतर होता है और हमें केवल ईश्वर के न्याय पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह कभी गलत नहीं होता। आर्यन के अंदर भावनाओं का एक भयानक युद्ध चल रहा था, जहां एक तरफ उसके पिता की अधूरी यादें और उनका अपमान था, तो दूसरी तरफ ईशानी का निस्वार्थ प्रेम और उसकी सच्चाई थी। उसने महसूस किया कि ईशानी उन पापों की जिम्मेदार नहीं है जो उसके पिता ने किए थे, लेकिन फिर भी वह इस हकीकत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि नियति ने उसके साथ एक बहुत क्रूर मजाक किया है, जहां उसे अपने ही पिता के कातिल की बेटी से प्रेम करने पर मजबूर कर दिया गया है। ईशानी ने रोते हुए आर्यन से कहा कि वह अब उसके साथ रहने के लायक नहीं है और उसे उसके पिता के अपराधों की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने कहा कि वह अपने पिता के उन सभी काले राजों को दुनिया के सामने लाएगी ताकि आर्यन के पिता को न्याय मिल सके और सिंघानिया नाम का कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने से दूर जाने से रोक दिया, क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। आर्यन ने बहुत ही भारी मन से कहा कि हम दोनों ही अपने माता पिता के कर्मों के शिकार हुए हैं और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। उसने महसूस किया कि अगर वह ईशानी को छोड़ देगा तो वह वास्तव में हार जाएगा, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो नफरत के इस अंतहीन चक्र को तोड़ने की ताकत रखती है। उन दोनों ने एक दूसरे के दुख को साझा किया और तय किया कि वे मिलकर इस सच्चाई का सामना करेंगे और कानून का सहारा लेंगे। ईशानी ने उन पुराने दस्तावेजों को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का फैसला किया जो उसने अपने पिता की तिजोरी से निकाले थे, ताकि राजेश के केस को दोबारा खोला जा सके। इन कागजात में वे सारे सबूत मौजूद थे जो साबित करते थे कि हर्षवर्धन ने कैसे धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवाई थी और राजेश को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगी, शहर के रसूखदार लोगों के बीच खलबली मच गई, क्योंकि सिंघानिया साम्राज्य की नींव अब पूरी तरह से हिल चुकी थी। हर्षवर्धन सिंघानिया अब जेल की एक अंधेरी कोठरी में अकेले बैठे थे, जहां उन्हें अपने किए गए हर अपराध की याद आ रही थी और वे अपनी बेटी की बेवफाई पर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका अपना ही खून उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो उनके लिए किसी भी सजा से कहीं ज्यादा दर्दनाक और अपमानजनक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली लड़का जिसे उन्होंने कुचलने की कोशिश की थी, वही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण और माध्यम बनकर सामने आएगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आर्यन अपनी मां और ईशानी के साथ उसी छोटे से मंदिर में रहने लगा, जहां अब लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। लेकिन आर्यन के मन में अभी भी वह टीस बाकी थी कि काश उसके पिता आज जीवित होते और अपनी ईमानदारी का फल अपनी आंखों से देख पाते। विद्या ने उसे समझाया कि शांति और संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है
और उन्होंने वह हासिल काम कर ली है जो करोड़ों से नहीं मिलती। ईशानी ने अपने सारे महंगे कपड़े और जेवर त्याग दिए थे और वह अब एक साधारण सूती साड़ी पहनकर बस्ती के बच्चों को पढ़ाती थी, जिससे उसे एक अनूठा मानसिक सुकून और खुशी महसूस होती थी। उसे अपनी पुरानी विलासिता भरी जिंदगी की अब कोई चाहत नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली अमीरी दिल की साफ सफाई और दूसरों की सेवा करने में छिपी होती है। आर्यन उसे इस रूप में देखकर और भी ज्यादा गर्व महसूस करता था और उसका प्रेम उसके प्रति और गहरा हो गया था। लेकिन संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हर्षवर्धन के कुछ पुराने वफादार गुर्गे अभी भी बाहर थे और वे किसी भी कीमत पर उन दस्तावेजों को वापस पाना चाहते थे जो उनके आका को बचा सकते थे। उन्हें लगा कि अगर वे आर्यन और ईशानी को डरा धमका सकें तो वे शायद केस वापस ले लेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक रात जब वे दोनों मंदिर के बाहर टहल रहे थे, तभी कुछ अजनबी साइयों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। आर्यन ने इस बार पीछे हटने के बजाय उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि जो इंसान सब कुछ खो चुका होता है उसे मौत का कोई डर नहीं सताता। उसने उनसे कहा कि वे चाहे जो भी कर लें, सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और कानून अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे भाग जाएं। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति और आत्मविश्वास था कि वे गुंडे भी एक पल के लिए सहम गए और उन्हें अपनी हार का एहसास होने लगा। ईशानी ने पुलिस को सूचना दे दी थी और कुछ ही समय में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गईं, जिससे वे हमलावर मौके से फरार होने की कोशिश में पकड़े गए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अब डराने धमकाने का दौर खत्म हो चुका है और न्याय की मशाल अब बुझने वाली नहीं है, बल्कि वह और भी तेज जलेगी। आर्यन और ईशानी ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया, यह जानते हुए कि वे अब किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। विद्या ने रात के सन्नाटे में ईश्वर से प्रार्थना की कि अब उनके बच्चों के जीवन में शांति आए और उन्हें वह खुशियां मिले जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पति की आत्मा को आज शांति मिल गई होगी, क्योंकि उनके बेटे ने नफरत पर जीत हासिल कर ली थी और प्रेम का मार्ग चुना था। यह उनके संस्कारों की ही जीत थी कि आर्यन ने प्रतिशोध की जगह सत्य को प्राथमिकता दी और अपने चरित्र को कभी गिरने नहीं दिया। जैसे ही यह हफ्ता खत्म हुआ, खबर आई कि हर्षवर्धन सिंघानिया की तबीयत जेल में बहुत खराब हो गई है और उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आ गया। आर्यन को अब एक ऐसी कठिन परीक्षा का सामना करना था जो उसके नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से हिला देने वाली थी और उसकी मानवता को कसौटी पर कसने वाली थी। क्या वह उस इंसान की मदद करेगा जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, या वह नियति को अपना काम करने देगा? अस्पताल के गलियारे में फैली वह भारी चुप्पी तब टूटी जब डॉक्टर ने बाहर आकर ईशानी को खबर दी कि उसके पिता हर्षवर्धन को जेल में दिल का दौरा पड़ा है और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। डॉक्टर के चेहरे पर छाई चिंता यह साफ बता रही थी कि समय हाथ से निकला जा रहा है और उन्हें बचाने की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं। ईशानी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे अपने पिता के प्रति नफरत और उनके प्रति अपनी नैसर्गिक ममता के बीच एक भयानक द्वंद्व महसूस होने लगा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर्षवर्धन का ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ था, जिसे ओ नेगेटिव कहा जाता है, और अस्पताल के ब्लड बैंक में इसकी एक भी बूंद उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगर अगले 2 घंटों के भीतर खून का इंतजाम नहीं हुआ तो उनके अंगों का काम करना बंद हो जाएगा और उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ईशानी बेबस होकर रोने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता ने अपने जीवन में इतने दुश्मन बना लिए थे कि कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता था। आर्यन वहीं कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था और उसे याद आया कि उसका अपना ब्लड ग्रुप भी वही है जिसकी डॉक्टर को सख्त जरूरत थी। उसके दिमाग में वे सारी कड़वी यादें घूमने लगीं। जब हर्षवर्धन ने उसके परिवार को सड़क पर ला दिया था
और उसके पिता की मौत का कारण बने थे। उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यह नियति का न्याय है और उसे हर्षवर्धन को उनके कर्मों की सजा भुगतने देनी चाहिए। उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी उसकी मां विद्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि बेटा, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। उन्होंने कहा कि बदला लेना कमजोर इंसान का काम होता है, लेकिन किसी को जीवनदान देना और अपने दुश्मन के प्रति भी दया दिखाना ही एक महान आत्मा की पहचान होती है। विद्या ने उसे याद दिलाया कि अगर वह आज अपने खून से उस आदमी को बचा लेगा जिसने उसका खून बहाना चाहा था, तो वह वास्तव में अपने पिता की गरिमा को ऊंचा करेगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिता राजेश के चेहरे को याद किया, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे। उसे महसूस हुआ कि यदि वह हर्षवर्धन को मरने देता है, तो वह भी उसी नफरत की आग में जलकर राख हो जाएगा जिसने सिंघानिया परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और डॉक्टर के पास जाकर दृढ़ता से कहा कि वह अपना खून देने के लिए तैयार है। ईशानी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए और वह अवाक रह गई। डॉक्टर उसे तुरंत लेबोरेटरी ले गए, जहां आवश्यक जांच के बाद आर्यन को स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया और उसकी नसों से खून निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। आर्यन की बंद आंखों के सामने वे सारे मंजर तैर रहे थे जब उसने गरीबी के कारण अपमान सहा था, लेकिन अब वह उन सब यादों को अपने रक्तदान के माध्यम से धो रहा था। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे उसने नफरत की एक बहुत पुरानी और भारी जंजीर को अपने पैरों से हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दिया हो। खून की एक एक बूंद जो आर्यन के शरीर से निकलकर हर्षवर्धन के शरीर की ओर जा रही थी, वह वास्तव में दो परिवारों के बीच के दशकों पुराने बैर को खत्म कर रही थी। अस्पताल के कमरे के बाहर बैठी ईशानी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह न केवल उसके पिता को बचाए, बल्कि ई आत्मा को भी बदल दे ताकि वे अपनी गलतियों को समझ सके। उसे एहसास हुआ कि आर्यन जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत विरल है, जो अपने दुश्मन को बचाने के लिए खुद का खून बहाने का साहस रखता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि बाहर आर्यन कमजोरी के कारण बेंच पर बैठा अपनी मां की गोद में सिर रखे हुए था। विद्या ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि आज उसने वह काम किया है जिसे करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वर्षों तपस्या करते हैं। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, जिसने अपने संस्कारों को किसी भी प्रतिशोध से ऊपर रखा। अस्पताल का पूरा स्टाफ भी इस युवक की महानता को देखकर हैरान था और सम्मान दे रहा था। काफी घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने घोषणा की कि ऑपरेशन सफल रहा है और हर्षवर्धन की हालत अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से आर्यन का धन्यवाद किया और कहा कि अगर वह सही समय पर खून नहीं देता तो आज कुछ भी हो सकता था। ईशानी दौड़कर आर्यन के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब ऊपर वाले की इच्छा थी जो पूरी हुई। अगले दिन जब हर्षवर्धन को थोड़ा होश आया तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि जिस लड़के को उन्होंने मारने की कोशिश की थी, उसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें नया जीवन दिया है। हर्षवर्धन की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू निकले और उनका अहंकार पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। उन्हें लगा कि जिस पैसे और सत्ता के पीछे वे पूरी जिंदगी भागते रहे, वह उन्हें मौत से नहीं बचा सकी, बल्कि एक गरीब के खून ने उन्हें दोबारा जिंदगी की राह दिखाई है। हर्षवर्धन ने ईशानी से मिन्नत की कि वह आर्यन को एक बार उनके पास लेकर आए, क्योंकि वे अपनी अंतिम सांस से पहले अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते थे। जब आर्यन कमरे के अंदर आया तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया और फफक फफक कर रोने लगे, जो उनके कठोर स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने आर्यन से कहा कि वह उन्हें कभी माफ न करे, लेकिन आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया
कि उसने उन्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं, क्योंकि उन्होंने नफरत की हार और प्रेम की जीत का एक सजीव उदाहरण अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा था। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उनके द्वारा अर्जित करोड़ों की संपत्ति उस एक बूंद खून के बराबर भी नहीं थी जो आर्यन ने निस्वार्थ भाव से दी थी। उन्होंने तय किया कि वे जेल में रहकर अपनी सजा पूरी करेंगे और अपनी बाकी की बची हुई संपत्ति को समाज सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए दान कर देंगे। आर्यन ने अपनी मां को अस्पताल से घर ले जाने की तैयारी की, क्योंकि वह अब उन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसने महसूस किया कि असली बदला किसी को खत्म करना नहीं, बल्कि किसी के अंदर की बुराई को खत्म करना होता है, और आज उसने वह हासिल कर लिया था। ईशानी ने भी यह फैसला किया कि वह अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आर्यन के साथ मिलकर काम करेगी और उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा होने लगी और लोगों ने आर्यन को एक नायक के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसने नैतिकता की एक नई परिभाषा लिखी थी। उसकी कहानी ने उन लोगों को भी प्रेरित किया जो नफरत और बदले की भावना में जी रहे थे, और उन्हें यह समझाया कि क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है। आर्यन के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक गहरी और संतोषजनक थी जो केवल सेवा से प्राप्त होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर्षवर्धन का स्वास्थ्य सुधरने लगा और उनके मन में एक नई आध्यात्मिक चेतना जागृत होने लगी, जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की ओर ले जा रही थी। उन्होंने जेल से ही आदेश जारी किए कि आर्यन के पिता के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जाए, जो उन बच्चों की मदद करेगा जिनके माता पिता व्यापारिक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। ये उनके पछतावे का एक छोटा सा हिस्सा था जो वे अब समाज को वापस देना चाहते थे। ईशानी ने आर्यन से पूछा कि क्या वह कभी उसे पूरी तरह स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि उसका अतीत हमेशा उनके बीच एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा, जिससे वह बहुत डरी हुई थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने भविष्य को अपनी मेहनत और ईमानदारी से जरूर नया रूप दे सकते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह विश्वास देखा जो किसी भी मुश्किल समय को पार करने की ताकत रखता था। विद्या ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा पौधा लगाया, जो शायद उनके जीवन में आने वाली हरियाली और शांति का प्रतीक था, जिसे उन्होंने अपने धैर्य से सींचा था। उन्हें अब अपनी खोई हुई रोशनी का दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि से वह सब देख लिया था जो एक साधारण इंसान नहीं देख सकता। उनके घर के आंगन में अब पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी और वातावरण में एक अनूठा सा सुकून और अपनापन भरा हुआ था। कहानी का यह पड़ाव अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन समाज की पुरानी रूढ़ियां और कुछ पुराने दुश्मन अभी भी उनके रास्ते में बाधा बन सकते थे। आर्यन को पता था कि उसे अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन अब उसके पास अकेलेपन का डर नहीं था, क्योंकि उसके साथ ईशानी और उसकी मां का आशीर्वाद था। उन्होंने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने अपनी वसीयत में आर्यन का नाम भी शामिल कर लिया था, लेकिन आर्यन ने इसे लेने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था। उसने कहा कि उसकी मेहनत की रोटी का स्वाद उसे किसी भी विरासत में मिली दौलत से कहीं अधिक प्यारा है, और वह अपनी इसी सादगी में खुश रहना चाहता है। यह देखकर हर्षवर्धन के मन में आर्यन के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया और वे उसे अपना बेटा मानने लगे। चैप्टर के अंत में आर्यन अपनी मां के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ढलते सूरज को देख रहा था, जिसकी लालिमा आकाश में एक नई उम्मीद बिखेर रही थी। उसे लगा कि जीवन का असली अर्थ केवल धन संग्रह करना नहीं, बल्कि उन पलों को जीना है जहां हम किसी के काम आ सकें और मानवता को बचा सकें। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसकी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट और दिव्य प्रकाश से भरपूर थी। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए
हर्षवर्धन सिंघानिया के मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था, जो उनके पिछले 60 वर्षों के अहंकार को धीरे धीरे मिटा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जिस शरीर को बचाने के लिए उन्होंने करोड़ों खर्च किए, उसे अंततः एक गरीब युवक के निस्वार्थ रक्त ने पुनर्जीवित किया है। उनकी सत्ता और संपत्ति की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी और उनके अंतर्मन में एक नई चेतना जागृत हो रही थी, जो उन्हें प्रायश्चित की ओर ले जा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार अपने जीवन के हर गलत फैसले के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी। उधर आर्यन अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट आया था, जहां उसे किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि या प्रशंसा की कोई लालसा नहीं थी। वह अपनी छोटी सी नौकरी और स्टार्टअप पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि असली सम्मान अपनी मेहनत की रोटी कमाने में ही छिपा होता है। उसे कई बड़े मीडिया हाउस से साक्षात्कार के लिए प्रस्ताव मिले, लेकिन उसने सबको बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी निजता को अधिक महत्व देता था। उसकी मां विद्या उसे देख रही थी और महसूस कर रही थी कि उसका बेटा अब एक परिपक्व और महान पुरुष बन चुका है। कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन ने जेल जाने से पहले अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जनहित के कार्यों के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने विशेष रूप से उस बस्ती के विकास के लिए एक विशाल कोष की स्थापना की, जहां आर्यन रहता था, ताकि वहां के बच्चों को वह संघर्ष न करना पड़े जो आर्यन ने किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजेश के परिवार के प्रति अपनी गद्दारी को स्वीकार किया और अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, ताकि सच्चाई की जीत हो सके। इस साहसिक कदम ने न केवल समाज को चौंका दिया, बल्कि उनके अपने शत्रुओं को भी निरुत्तर कर दिया। ईशानी ने अपनी रेशमी साड़ियां और महंगे आभूषण त्याग दिए थे, और वह अब एक साधारण सूती वस्त्र पहनकर आर्यन की मां के साथ मिलकर बस्ती की महिलाओं की सेवा कर रही थी। उसने अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार को पूरी तरह से ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसे अब आलीशान कमरों की एयर कंडीशनिंग की तुलना में उस छोटे से घर की ठंडी हवा में अधिक सुकून मिल रहा था, जहां प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके चेहरे पर जो शांति थी, वह उसके पुराने जीवन में कभी नहीं देखी गई थी, जो उसकी आंतरिक स्वतंत्रता का प्रमाण थी। जब आर्यन और ईशानी ने मिलकर उस बस्ती के बीचों बीच एक छोटे से स्कूल की नींव रखी, तो वहां के लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। इस स्कूल का नाम राजेश विद्या निकेतन रखा गया, जो न केवल आर्यन के पिता की याद दिलाता था, बल्कि उसकी मां के आशीर्वाद का भी प्रतीक था। निर्माण कार्य के दौरान आर्यन खुद ईंटें उठाता था और ईशानी बच्चों को पेड़ की छांव में बैठकर वर्णमाला सिखाती थी। उनकी यह जोड़ी पूरे शहर के लिए प्रेम और त्याग की एक नई मिसाल बन चुकी थी, जिसने सामाजिक भेदभाव की दीवारें ढा दी थीं। विद्या की आंखों में भले ही रोशनी नहीं थी, लेकिन उनकी हृदय की दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई थी, और वे पूरी सृष्टि को प्रेम की भाषा में समझ रही थीं। वे अक्सर स्कूल के बरामदे में बैठकर बच्चों की हंसी सुनती थीं, जो उन्हें किसी दिव्य संगीत की तरह मधुर प्रतीत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि कर्म का चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका है, और जो दुख उन्होंने वर्षों पहले झेला था, वह आज एक विशाल सुख के रूप में उनके आंगन में लौट आया है। उनके जीवन की तपस्या अब सफल हो चुकी थी, क्योंकि उनके संस्कारों ने एक दुष्ट हृदय को भी बदल दिया था। हर्षवर्धन के जेल जाने का दिन आ गया था, और उन्होंने जाने से पहले आर्यन को मिलने के लिए बुलाया, ताकि वे अंतिम बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। जब आर्यन उनके सामने आया, तो हर्षवर्धन ने झुककर उसके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उन्हें रोक लिया और गले लगा लिया। उस आलिंगन में सारी पुरानी नफरत और कड़वाहट हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गई, और केवल दो इंसानों के बीच का शुद्ध संवाद बचा रह गया। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि वे अब जेल जा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और हल्की महसूस कर रही थी। महीने बीतते गए और राजेश विद्या निकेतन
अब एक बड़ी इमारत के रूप में खड़ा हो चुका था, जहां सैकड़ों गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आर्यन और ईशानी ने अब औपचारिक रूप से एक बहुत ही सादे समारोह में एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया, जिसमें केवल बस्ती के लोग और उनकी मां शामिल थीं। कोई महंगी सजावट नहीं थी, न ही कोई शाही दावत, लेकिन वहां जो खुशियां और प्रार्थनाएं थीं, वे किसी भी भव्य विवाह से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। उन दोनों ने साबित कर दिया कि प्रेम को किसी बाहरी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल हृदय की शुद्धता पर आधारित होता है। सिंघानिया ग्रुप की पुरानी फाइलों और विवादों को अब कानून द्वारा सुलझा लिया गया था और पीड़ितों को उनका हक वापस मिल चुका था। आर्यन ने अपने पिता की साख को दोबारा स्थापित किया और उन सभी लोगों की मदद की जो उसके पिता की तरह धोखाधड़ी के शिकार हुए थे। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए समर्पित हो चुका है। ईशानी ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा कि पैसा केवल एक साधन है, लेकिन असली खुशी तो केवल त्याग और सेवा में ही छिपी होती है, जो उसने आर्यन से सीखी थी। शहर की सड़कों पर अब आर्यन को वह लड़का नहीं माना जाता था जिसने एक अमीर लड़की को बचाया था, बल्कि उसे एक ऐसे नायक के रूप में देखा जाता था जिसने समाज को बदलना सिखाया। जब भी वह शाम को अपने काम से लौटता था, वह देखता था कि ईशानी उसकी मां के साथ मंदिर के दिए जला रही है और घर से मसालों की खुशबू आ रही है। यह वह जीवन था जिसके लिए उसने कभी सपना देखा था, जहां संघर्ष तो था, लेकिन मन में कोई मलाल या बोझ नहीं था। शांति के उस क्षण में उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। समय अपनी गति से चलता रहा और कर्म का वह अदृश्य धागा सबको एक सूत्र में पिरोता गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। हर्षवर्धन ने जेल के अंदर ही कैदियों को पढ़ाना और उन्हें सुधारने का काम शुरू किया, जिससे उनका बचा हुआ जीवन भी सार्थक हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति वह पत्र है जो आर्यन ने उन्हें हर दिवाली पर भेजा था। यह कहानी अब केवल एक दुर्घटना से शुरू हुई प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानवता के पुनरुत्थान की एक गाथा बन चुकी थी। स्कूल के पहले स्नातक समारोह में जब छोटे बच्चों ने अपनी सफलता की कहानियां सुनाईं, तो आर्यन की आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता का सपना अब सच हो गया है। उसने महसूस किया कि गरीबी कभी भी प्रतिभा के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती, यदि उसे सही दिशा और सहारा मिले। ईशानी ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि उसने महलों में रहकर जो कुछ नहीं सीखा, वह उसने इस बस्ती की धूल और पसीने में सीखा है। वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए वह एक भावनात्मक पल था जिसने सबको एक कर दिया था। आर्यन अक्सर रात के सन्नाटे में उस सड़क पर जाता था जहां उसने ईशानी की जान बचाई थी, और वह उस पल को याद करके मुस्कुरा देता था। उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वह ईश्वर का इशारा था जिसने उसे उसके जीवन के असली उद्देश्य से रूबरू कराया था। उसने जाना कि जीवन की सार्थकता किसी को गिराने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने में है, और इसी में सच्ची वीरता छिपी है। उसने आकाश में चमकते ध्रुव तारे को देखा और महसूस किया कि उसके पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। ईशानी और आर्यन ने मिलकर एक छोटा सा बगीचा भी बनाया था, जहां वे हर साल एक नया पौधा लगाते थे, जो उनके बढ़ते हुए प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। वहां की मिट्टी में अब केवल फसलों की खुशबू नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों के अटूट विश्वास और भाईचारे की महक भी बसी हुई थी। बस्ती के लोग अब किसी भी मुसीबत में आर्यन के पास आते थे, और वह हमेशा अपनी क्षमता से अधिक उनकी मदद करता था। उनकी छोटी सी दुनिया अब एक आदर्श समाज का रूप ले चुकी थी, जहां जाति और वर्ग का कोई स्थान नहीं था। हर्षवर्धन की जेल की सजा पूरी होने के बाद जब वे बाहर आए, तो वे पूरी तरह बदल चुके थे, और उन्होंने अपना बाकी जीवन उसी स्कूल में बच्चों को इतिहास पढ़ाने में बिताया। उन्हें अब किसी बड़ी गाड़ी या सुरक्षा की जरूरत नहीं थी,
क्योंकि बस्ती के लोग ही अब उनका परिवार बन चुके थे और उन्हें भरपूर सम्मान देते थे। उन्होंने महसूस किया कि माफी मांगना और माफ करना ही दुनिया का सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर कार्य है। आर्यन ने उन्हें अपने घर में ही रहने का स्थान दिया, जिससे सारे पुराने घाव पूरी तरह भर गए। अंततः मुंबई के क्षितिज पर चमकता हुआ सूरज इस बात का गवाह था कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा अवश्य आता है। आर्यन और ईशानी का हाथ थामे हुए समुद्र के किनारे चलना यह दर्शाता था कि दो अलग अलग दुनियाएं भी एक हो सकती हैं यदि उनके बीच सच्चाई का पुल हो। उनकी आंखों में भविष्य के लिए कोई डर नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास था कि वे जहां भी रहेंगे अपनी अच्छाई से उस स्थान को स्वर्ग बना देंगे। यह जीवन का वह सत्य था जो उन्होंने अपनी मेहनत और बलिदान से दुनिया को दिखाया था। अंतिम दृश्य में विद्या अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई शांति से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पति की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। उनके चारों ओर बच्चों का शोर और प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। आर्यन ने अपनी मां के चरणों में सिर झुकाया और मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तूने आज मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया है। जीवन का यह चक्र अब पूर्णता की ओर बढ़ गया था।